हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो सभी? चलिए सर, फिजिकल ज्योग्राफी में बच्चे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा कि आपको पता है, ये हमारी एक आप कह सकते हो कि वैसे तो डिटेल तरीके से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, बट यहां पर लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं, 30-35 मिनट की ड्यूरेशन में मिल रहे हैं, ताकि आप उन चीजों को अपने पेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस। देन सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद बच्चे हमने अर्थक्वेक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट पढ़ा। साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, वो हमने इस क्लास के अंदर देखा। ठीक है बच्चे? आज की क्लास में इस स्पेसिफिक पार्ट में बच्चे हम देखेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या देखेंगे बच्चे? अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बच्चे क्लास ये लगभग 30 से 35 मिनट की होगी, एंड आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे तरीके से बच्चे क्लियर हो जाएगा। चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी में कभी जो आपने शब्दों के ऊपर अच्छे से काम कर लिया, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, यानी कि 50% बाजी आप मार लोगे। सर यहां पर शब्दों पे काम करने का मतलब है कि आपको टोटल 3 वर्ड दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल, ड्रिफ्ट एंड थ्योरी। सर सबसे पहले हमें शब्द से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा टॉपिक कहना क्या चाहता है। ठीक है, हमारा टॉपिक कहना क्या चाहता है। सर कॉन्टिनेंटल मतलब, बच्चे कॉन्टिनेंटल मतलब यहां पर कॉन्टिनेंट से। ठीक है सर, कॉन्टिनेंट मतलब, बच्चे कॉन्टिनेंट मतलब यहां पर लैंडमास से। ठीक है, यहां पर लैंडमास से है, यानी कि सर आपका बड़ा सा जमीन का हिस्सा। ठीक है बच्चे? सर ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? बच्चे ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। ठीक है, ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? स्लो मूवमेंट। एंड थ्योरी का क्या मतलब होता है बच्चे? सिद्धांत। यानी कि बच्चे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें कहीं ना कहीं हमें कॉन्टिनेंट्स के, कहीं ना कहीं बच्चे हमें कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के बारे में ये हमें एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है बच्चे, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रही है। याद रखना, ये जो मूवमेंट हो रही है बहुत ही धीमी गति से हो रही है, इसी वजह से हमने यहां पर वर्ड यूज किया है, दैट इज ड्रिफ्ट। क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर एक छोटी सी इमेज आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। इमेज ऐड करने के बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप वो इमेज देखें। ठीक है, एक बार बच्चे आप वो इमेज देखें। दिस इज द इमेज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, इस इमेज को जरा सा एक बार देखो। ठीक है, इस इमेज को बच्चे जरा सा एक बार देखो, ये मैंने इनसाइट आईएएस से उठाया है। इस इमेज को प्लीज एक बार देखिए। 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले आपको जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो आपका लैंडमास है, वो किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे आपका समय बढ़ता गया, दैट इज 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, आपको इन कॉन्टिनेंट्स में कुछ मूवमेंट दिखी। ठीक है, आपको बच्चे इन कॉन्टिनेंट्स में कुछ मूवमेंट दिखी, राइट। 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपको इन कॉन्टिनेंट्स में और मूवमेंट देखने को मिली। और आज के टाइम पे आप जिस तरीके से इन चीजों को देखते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेरेंस टू 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले। यानी कि सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आज इंडिया को देख रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे हम आज अफ्रीका को देख रहे हैं, जिस तरीके से हम आज साउथ अमेरिका को देख रहे हैं, ये 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, या फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, या फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले इस तरीके से नहीं था। इनकी शिफ्टिंग हुई है, इनकी मूवमेंट हुई है। ठीक है, ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। तो सर ऐसा क्या हो गया कि इनकी मूवमेंट हो गई? ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा अलग अलग हो गए, है ना? एक टाइम पे तो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, एंड आज के टाइम पे सर ये बीच में इतना सारा ओशियन वगैरह आ गया। बच्चे ओशियन उस टाइम पे भी था। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, ओशियन उस टाइम पे भी था। लेकिन सर कंडीशन तो यहाँ पे हमें दूसरी दिख रही है कि सर लैंडमास तो किसी और तरीके से पूरा का पूरा जुड़ा है, किनारे किनारे ओशियन है। सर 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें दो पार्ट दिख रहे हैं लैंडमास के, बीच में ओशियन आ गया। सर 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले ना हमें ऊपर दो पार्ट और नीचे 3 से 4 या 5 पार्ट हमें दिख रहे हैं।
ठीक है सर, आज के टाइम पे ना हमें सारे के सारे पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। सर मूवमेंट का रीजन क्या था? ठीक है, ये मूवमेंट क्यों हुई सर, इसके एविडेंसेस क्या है? आप किस बिहाफ पे कह रहे हो कि ये पिक्चर एकदम असली है, ये आपने बनाई नहीं है? तो बच्चे हर एक सवाल, आपके जो भी सवाल है उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है, वो मैं आपको आज की क्लास में देने वाला हूं। इस पिक्चर को मैं डिलीट कर रहा हूं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनसाइट आईएएस की वेबसाइट से जाके इस पिक्चर को निकाल सकते हैं। इस पिक्चर को प्लीज अपने सामने रखना, तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तभी बच्चे आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होंगी। मैं फिलहाल के लिए इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं। चलिए, तो सर सबसे पहले कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पिक्चर में कैसे आती है, यानी कि ये शुरू कहां से होती है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 1912 के अंदर बच्चे एल्फ्रेड वैगनर साहब, 1912 के अंदर बच्चे एल्फ्रेड वैगनर। अब देखो कई बच्चों को एल्फ्रेड वैगनर और ऑर्थर होम्स में कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखना, ऑर्थर होम्स इज रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके अंदर गर्मी क्यों है, दैट इज वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट कि सर हर 32 मीटर पे जैसे जैसे हम जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी है उन्हें ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जिस बच्चे ने डायरेक्ट यहाँ पर पैराशूट लैंडिंग की है, बच्चे टॉपिक नहीं समझ में आएगा। अभी 2 से 3 मिनट के बाद आपको कंफ्यूजन होना दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही कि आप पहली दोनों क्लासेस देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। सर एल्फ्रेड वैगनर साहब एंटार्क्टिका में थे। ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर साहब बच्चे एंटार्क्टिका में थे, एंड वहां पर जब वो अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो उन्हें बेसिकली कुछ फॉसिल्स मिले। ही फाउंड फॉसिल्स। अब ठीक है सर, फॉसिल्स मिल गए तो उसमें मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो। उन्हें वो फॉसिल्स मिल रहे हैं जो एंटार्क्टिका की एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहां के नेचर के अकॉर्डिंग, वहां की सॉइल के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं। समझे? यानी कि मैं आपसे कहूं कि सर कंगारू तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन सर कंगारू हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? सर कंगारू हमें देखने को मिल रहा है कनाडा में, या फिर सपोज रशिया में। तो आप कहोगे सर मतलब ये कैसे पॉसिबल है ना? दो चीजें हो सकती हैं सर, या तो कभी ना कभी कंगारू जो है वो रशिया में या फिर आपका जो कनाडा है वहां पर रहे होंगे, तभी उनके फॉसिल्स आपको वहां पर मिल रहे हैं। और या तो उन्हें माइग्रेट कराया गया है या उन्होंने माइग्रेट किया है, जो भी हो, पॉइंट क्या है कि उन्हें कुछ इस प्रकार के फॉसिल्स मिले जो एंटार्क्टिका की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां मिलना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, वहां पर मिलना पॉसिबल ही नहीं थी। तो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये फॉसिल्स सब यहां पर आए कैसे? फॉसिल्स को किसी ने भाई इतना बड़ा समंदर लांग के वो कैसे आ गए? फॉसिल्स को किसी ने, उन्हें चलना तो आता नहीं है, राइट? उन्हें सर चलना तो आता नहीं है। यस, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि यार ये जो कॉन्टिनेंट है, ये अंटार्कटिका जो है, ये कभी ना कभी किसी ना किसी जगह से जुड़ा रहा होगा जहां के फॉसिल्स हैं। तो एल्फ्रेड वैगनर साहब को लगा कि नहीं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो मूव कर रहे हैं। अगर मूवमेंट नहीं हो रही होती तो फॉसिल्स आए कैसे? भाई एंटार्क्टिका आपका, जब आप अपना वर्ल्ड मैप देखोगे, यहाँ नीचे साइड में बच्चे आपको एंटार्क्टिका मिलेगा, बीच में पूरा का पूरा सर समुद्र है। बीच में बच्चे पूरा का पूरा समुद्र है, तो समुद्र लांग के, ये पूरा का पूरा समुद्र पार करके फॉसिल्स आए कैसे? स्ट्रेंज, सोचने वाली बात है। बिल्कुल एल्फ्रेड वैगनर साहब ने भी सोचा। तो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही थी कि ये एंटार्क्टिका जो है ना, ये कभी ना कभी बच्चे किसी ऐसे पार्ट से लगा होगा जहां के ये फॉसिल्स हैं। इसका मतलब कि सर अगर एंटार्क्टिका हम आज जहां पर देख रहे हैं वो 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, आज से 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले वहां पर नहीं था, उसकी मूवमेंट हुई। ठीक है, मूवमेंट क्यों हो रही है वो भी जरा ध्यान से सुन लो। ठीक है, मूवमेंट क्यों हो रही है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रीजन। ठीक है, नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाने हैं, एक स्लाइड के ऊपर मैं आपको चीजें समराइज करके दे दूंगा। समरी किया, हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। खैर सर, रीजन क्या है? रीजन है बच्चे एस्थेनोस्फेयर। अब ध्यान से समझना, मैं आपको चीजें यहाँ पर रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? एस्थेनोस्फेयर में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? मैं वैसे तो देखो लावा और मैग्मा में डिफरेंस होता है। ठीक है, लावा और मैग्मा में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको क्लास नंबर 1 के अंदर बताया है, उसको प्लीज एक बार जाके देख लेना। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर के अंदर बच्चे आपको क्या मिल रहा है? लावा या फिर मैग्मा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, क्या मिल रहा है बच्चे? लावा या फिर मैग्मा। अब बेसिकली बच्चे इनकी क्या हो रही है? भाई आपका जो मैग्मा है,
ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रही है ड्यू टू कन्वेंशनल करेंट्स, ठीक है, उनमें बच्चे मूवमेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सॉलिड वाला पोर्शन है दैट इज लिथोस्फीयर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहली क्लास जाके देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी उसी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड वही ये सारी चीजें रिलेट भी कर पा रहा होगा। तो सर आपकी जो लिथोस्फेरिक स्लैब है वो भी मूव कर रही है, राइट। अरे ऐसे समझो कि सपोज ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, ये बच्चे आपका लैंड है। अब अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से जो है आपके मैग्मा के अंदर मूवमेंट हो रही है। चलो इस तरीके से भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, सपोज ये आपकी शिप है, ठीक है, सपोज ये आपकी शिप है। अब शिप पानी के ऊपर है, राइट। जब इस पानी के अंदर मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके से, तो क्या ये शिप के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी? बस वही बात है, ठीक है, बस बच्चे वही बात है। तो जब आपका ये मैग्मा मूव कर रहा है तो ऊपर वाला जो ये लिथोस्फेरिक पोर्शन है, ये भी कहीं ना कहीं आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि ये मूवमेंट इतनी धीमी होगी, इतनी स्लो होगी कि ये आपको फील नहीं होगी, और जब फील होगी तो उसी को आप कह दोगे कि सर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। चलो समझ में आ गया। सर लिथोस्फेयर आपका मूव कर रहा है, अच्छा क्यों मूव कर रहा है, ये लावा और मैग्मा में क्यों मूवमेंट हो रही है? एनीवन कमेंट्स में लिख दो। बिकॉज ऑफ हाई, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, मैं TEMP करके लिख दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। समझ में आ गया। अब सर हाई टेम्परेचर क्यों है ये भी बता दीजिए, जब इतना सब रिलेट कराई दिया तो चलो बता देते हैं। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्यों है? ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। मैं फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे ने पैराशूट लैंडिंग की है कृपया पहली दोनों क्लासेस देखें, ठीक है, पहली दोनों क्लासेस देखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बच्चे। ओके चलो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ में आ गया सर, मूवमेंट क्यों हो रही है। लेकिन जब एल्फ्रेड वैगनर साहब ने इतना सब बताया, इतना सब दिमाग लगाया, तो उनकी बात कोई क्यों माने, उनकी बात कोई क्यों मानेगा, वो भगवान थोड़ी ना है कि बस जो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने बोल दिया दुनिया मान लेगी। अब एल्फ्रेड वैगनर साहब को कुछ ना कुछ एविडेंसेस चाहिए थे, कुछ ना कुछ साक्ष्य चाहिए थे। तो इस पोर्शन में हम वो पूरे के पूरे एविडेंसेस कवर करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टोटल मैं इसको 3 पार्ट में पढ़ाता हूँ। पहला पार्ट होता है बच्चे आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताता हूँ अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरा होता है सर आपका द स्टोरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर की ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तीसरा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा एंड चौथा बच्चे मैं आपको एविडेंसेस बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर शुरू करने से पहले एविडेंसेस आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक सिंगल लैंडमास के पार्ट थे, एक सिंगल लैंडमास के पार्ट थे, एक सिंगल लैंडमास के पार्ट थे। यानी कि सर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ना वो पहले कुछ इस तरीके से जुड़े हुए थे, पहले बच्चे कुछ इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स हमारे जुड़े हुए थे। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल आपका लैंडमास है। लैंडमास मतलब कि एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा, एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा। जिन बच्चों के सामने वो इमेज होगी उस इमेज में बच्चे आप कंडीशन देखो 225 मिलियन ईयर्स अगो की, 225 मिलियन ईयर्स अगो की कंडीशन आप उस इमेज के अंदर देखो जो अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ठीक है। आई होप हर एक बच्चा वो इमेज लेके बैठा होगा या किसी ना किसी डिवाइस में खोल के बैठा होगा या एटलीस्ट विजुअलाइज तो कर पा रहा होगा। तो अ सिंगल लैंडमास, उस सिंगल लैंडमास को कहा गया बच्चे पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 बच्चे, जो ओशियन वाला आपका पार्ट, ठीक है, उस लैंडमास के चारों तरफ देखो, ठीक है, उस लैंडमास के चारों तरफ देखो आपको समुद्र दिख रहा होगा, उस समुद्र वाले पार्ट को बच्चे कहा गया पैंथेलासा, ठीक है। उस समुद्र वाले पार्ट को बच्चे क्या कहा गया? पैंथेलासा कहा गया, ठीक है, पैंथेलासा कहा गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि सर कॉन्टिन्यूअसली आपको आपका जो क्या कहते हैं एस्थेनोस्फेयर है उसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है ड्यू टू लावा मैग्मा में आपकी मूवमेंट हो रही है। तो सर लिथोस्फेयर भी मूव कर रहा है, मूवमेंट का रीजन सर हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी। सर क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, द थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स, ठीक है। आई होप आप सबने पहली और दूसरी क्लास रिवाइज करी है, नहीं तो बच्चे क्लास नहीं समझ में आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी को हल्के में मत लो, 10 से 12 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खराब हो जाएंगे, ठीक है। पहली दोनों क्लासेस प्लीज रिवाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इनमें क्या हुई बच्चे? इनमें हुई मूवमेंट,
ठीक है, अब मूवमेंट जब हुई तब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से समझना। ड्यू टू मूवमेंट ये जो आपका पेंजिया वाला पोर्शन था ना, ये दो भागों में टूट गया। अब आप बेसिकली उस इमेज के अंदर कहानी देखेंगे। ठीक है, अब बच्चे आप उस इमेज के अंदर कहानी देखेंगे 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। वो जो इमेज मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी उसको प्लीज गूगल पे जाइए। ठीक है, सर्च करिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इमेजेस, इनसाइट आईएएस की एक इमेज मिलेगी, उसमें प्लीज घुसिए, उसको देखिए अच्छे से। या नहीं तो मैंने इस रिकॉर्डिंग को बैक करो। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को बैक करो एंड उस इमेज को प्लीज ध्यान से देखो। मैं यहां पर नहीं लगा सकता, नहीं तो आपकी एक स्लाइड बढ़ जाएगी एंड मेरे पास फिलहाल के लिए लिमिटेड स्लाइड्स है। ठीक है, मुझे इसमें क्वेश्चन भी कराना है। चलो, पेंजिया सर ये आपका दो पार्ट में टूट गया, दैट इज लॉरेशिया। एक पार्ट को बच्चे हमने बोला लॉरेशिया एंड एक पार्ट को बच्चे हमने बोला गोंडवाना लैंड। अब क्लास 7th की आप उठा लेना एनसीईआरटी, उसमें कई बार आप एक टर्म सुनते रहे होगे कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन तब तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ये गोंडवाना लैंड क्या है, बिकॉज तब तो आपका काम था नंबर ले लो भाई किसी तरीके से पढ़ लिख के, नहीं तो घर पे पढ़नी है मार, और नंबर लेने के लिए रट्टाफिकेशन। ठीक है, यही थ्योरी चलती थी पहले। चलो कोई नहीं। सर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, ये आपका पहले का लैंड मास था, सपोज इस तरीके से ज्वाइन था, इसके किनारे किनारे पूरा का पूरा ओशियन था। ठीक है, इसके किनारे किनारे पूरा का पूरा ओशियन था। जब ये टूटा तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से टूटा, ये नीचे हो गया, ये इस तरीके से कुछ टूट गया। इसे सर हम कह रहे हैं लॉरेशिया, इसे बच्चे हम कह रहे हैं गोंडवाना लैंड। तो बीच में एक बात बताओ, बीच में समुद्र भी तो आएगा। ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा, सर ये बीच में आएगा, राइट। ये पानी है जो बच्चे ये बीच में आएगा, है ना। ये पानी बच्चे आपका बीच में आएगा, या सिंपल इस तरीके से इमेजिन कर लो कि जब दो लैंड पार्ट अलग हो रहे हैं और किनारे किनारे पानी है, तो जब दो लैंड पार्ट अलग हो गए तो पानी कहां पे जाएगा, गायब तो हो नहीं जाएगा, तो पानी उन लैंड पार्ट के बीच में आएगा। तो बीच में बच्चे एक सी बनी, ठीक है, एक सागर बना जिसे हम नाम देते हैं टेथिस सी का, जिसे बच्चे हम नाम देते हैं टेथिस सी का। समझ गए, जिसे बच्चे हम नाम देते हैं टेथिस सी का। एंड ये पूरी की पूरी कहानी हम कब देख रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये सर क्या एक आध महीने में हो गया क्या ये सब का सब, नहीं बच्चे। इसकी जो ड्यूरेशन है इट इज नियर अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो। MY मींस मिलियन ईयर्स अगो, 225 मिलियन ईयर्स अगो। समझ में आ गया, 225 मिलियन ईयर्स अगो। अब इतना सब तो हमें बताया भाई अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। लेकिन अब इसके एविडेंसेस क्या है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज एविडेंसेस। क्योंकि ये सब चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम किस बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, क्या एविडेंसेस है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, क्या एविडेंसेस है कि वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई वो सच है। तो एविडेंसेस सुनो। एविडेंस नंबर 1 इज जिग्स ऑफ फिट। ठीक है, एविडेंस नंबर 1 इज जिग्स ऑफ फिट। जिग्स ऑफ फिट मतलब, ध्यान से समझो, जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स थे आज के टाइम पे, जो आप अपने कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, वेदर इट इज एशिया, यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़कर देखा गया। ठीक है, किया क्या गया, सपोज ये है आपका, वेट लेट मी ड्रॉ डायग्राम हियर। ठीक है, सपोज ये आपका है साउथ अमेरिका, दैट इज SA। एंड बच्चे ये क्या है, ये है सपोज आपका अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी कॉन्टिनेंट्स थे उन्हें जोड़कर देखा गया। तो ये क्या हुआ कि एक पजल फॉर्मेट में जुड़ गए, यानी कि कुछ इस तरीके से ये जुड़ते हुए नजर आए, एक पजल फॉर्मेट में ये जुड़ गए। अब देखो ये इत्तेफाक नहीं था कि एक पजल फॉर्मेट में जुड़ते जा रहे हैं। पजल फॉर्मेट में अगर ये जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी ये आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी ये जो है एग्जैक्टली हमें फिट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तभी ये एग्जैक्टली हमें फिट देखने को मिल रहा है, एक पजल फॉर्मेट में ये जुड़ गए, कंप्यूटर के माध्यम से इन्हें जोड़कर देखा गया, यानी कि कभी ना कभी आपस में जुड़े थे। ये हिस्से टूटकर अलग हुए हैं मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट क्यों रही है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल करेंट। अब मूवमेंट क्यों रही है सर, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ड्यू टू यूरेनियम एंड थोरियम, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, समझ गए, पहली दूसरी क्लास देखिए तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो जिग्स ऑफ इट इज नथिंग बट टू कनेक्ट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, टू कनेक्ट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थ्रू अ कंप्यूटर लाइक अ पजल, सिंपल। ठीक है, यानी पजल फॉर्मेट में
बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को जोड़ जोड़ कर देखा गया कि हाँ यार ये तो जुड़ रहे हैं, यानी कभी ना कभी तो ये आपस में जुड़े थे, तभी आज के टाइम में ये जब हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो ये फिट हो जा रहे हैं। तो इसको कहा गया बच्चे जिक्सॉ फिट। एविडेंस नंबर 2, चलो एक एविडेंस काफी नहीं था कि हो सकता है यार ये इत्तेफाक हो, तो एविडेंस नंबर 2 देखो। ठीक है, एविडेंस नंबर 2 देखो, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बोल रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। साउथ अमेरिका, यहां पर बच्चे क्या देखने को मिला, ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे आपको क्या देखने को मिला, सिमिलर रॉक टाइप्स, सिमिलर रॉक टाइप्स, रॉक टाइप्स, similar rock types on the basis of age, on the basis of characteristics, on the basis of minerals। ठीक है, यानी ऐसे रॉक मिले जिसकी एज लगभग सेम है, कि रॉक इतने ही पुराने हैं, ऐसे रॉक मिले जिनमें मिनरल्स भी सेम है, ऐसे रॉक मिले, ऐसे रॉक मिले, कैसे रॉक मिले सर, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी सेम। ठीक है बच्चे, तो सिमिलर रॉक टाइप्स मिले सर कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज मतलब जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, जो कहीं ना कहीं समुद्र से लगे हुए हैं, यानी कि आप सपोज दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज योर अफ्रीका। तो सर इनका ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये बीच में समुद्र से लगे हुए हैं, बीच में याद रखना अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, बीच में याद रखना बच्चे अटलांटिक ओशियन है। और इसका ये जो कोस्टल एरिया है, यहां पर क्या हुआ बच्चे, सिमिलर रॉक टाइप्स देखने को मिले। ठीक है, सिमिलर रॉक टाइप्स देखने को मिले। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार, बताओ मुझे, एक जो पत्थर है आपके, वो क्या समुद्र पार करके चले जाएंगे कि नहीं, मुझे ना ब्राजील अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ना ब्राजील, यानी कि साउथ अमेरिका में, ब्राजील कोस्ट साउथ अमेरिका, याद रखना, ये इसी को मैं कह रहा हूँ ब्राजील कोस्ट। ठीक है, नहीं ना हमें ना ब्राजील कोस्ट या हमें ना साउथ अमेरिका अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो अफ्रीका जा रहा हूँ, तैरते तैरते तैर रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। यानी कि अगर हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, यानी कि सर अगर हमें सिमिलर रॉक टाइप्स मिल रहे हैं, तो कभी ना कभी जो आपका ये साउथ अमेरिका आज इस तरीके से है, और अफ्रीका जो आज इस तरीके से है, ये कभी ना कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, इनके ये कोस्टल एरियाज आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी बच्चे हमें सिमिलर रॉक टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, तभी बच्चे हमें सिमिलर रॉक टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मैं रेज कर रहा हूं बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। स्लाइड पे हम उतनी चीजें लिखेंगे जो आपको आपके कॉपी के अंदर नोट करना है। तो दूसरा एविडेंस आपके समझ में आ गया। एविडेंस नंबर 3 बच्चे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बच्चे टिलाइट डिपॉजिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स। अब बच्चे टिलाइट क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, ये आपके माउंटेन्स है सर, ये आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हैं, जब ग्लेशियर्स आते हैं इन माउंटेन्स के ऊपर से, ठीक है, सपोज बर्फ है खूब ढेर सारी, वो पिघल रही है, जब वो ग्लेशियर्स आते हैं तो बच्चे वो जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं ना, ये जो कंकड़ पत्थर लेके आते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हो, टिलाइट डिपॉजिट्स। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले, टिलाइट डिपॉजिट्स इज रिलेटेड टू लिवर, गया, टिलाइट डिपॉजिट्स इज रिलेटेड टू दी स्टॉर्म, बिल्कुल ही गया, टिलाइट डिपॉजिट्स इज समवेयर रिलेटेड टू दी ग्लेशियर्स, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे, टिलाइट डिपॉजिट्स इज रिलेटेड टू दी ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर आ रहे हैं, जो सेडिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उन्हीं को आप क्या कहते हो, ठीक है, उन्हीं को आप क्या कहते हो, टिलाइट्स। क्लियर है इतना, समझ गए, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स, इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है कि लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमें ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। यानी कि सर हमारा जो क्लाइमेट है, वो आप देखो कि 225 मिलियन ईयर्स एगो में कितना चेंज हो गया है। आज के टाइम पे बच्चे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना, और एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, क्लाइमेट इशू, बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल इशू है। समझ में आ रहा है आपको, खैर इसके ऊपर मैं कभी और क्लास ले लूंगा। पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलाइट डिपॉजिट्स। याद रखना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया। ठीक है बच्चे, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बच्चे, दैट इज गोल्ड डिपॉजिट्स, दैट इज गोल्ड डिपॉजिट्स, दैट इज गोल्ड डिपॉजिट्स।
अब गोल्ड डिपॉजिट्स यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल प्लीज याद रखेंगे। एग्जाम्पल आप क्या याद रखेंगे बच्चे की जो झारखंड है, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रखेंगे दैट इज झारखंड, राइट, दैट इज झारखंड। वहां पर जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है उसके किनारे, एंड अफ्रीका में, अफ्रीका में बच्चे एक जगह आपको मिलेगी दैट इज घाना, जी, GHANA, घाना। यहां पर ना बच्चे, यहां पर बच्चे आपको सिमिलर गोल्ड डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं, सिमिलर, सिमिलर गोल्ड डिपॉजिट्स, सिमिलर गोल्ड डिपॉजिट्स। यहां तक कि बच्चे अफ्रीका के घाना और कहीं ना कहीं जो आपका ब्राजील है, ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज योर अफ्रीका। तो अफ्रीका का बच्चे जो आपका ये घाना वाला पोर्शन है, दिस वन, वेट लेट मी चेंज द कलर हियर, दिस वन, ठीक है, एंड साउथ अमेरिका का ये ब्राजील वाला पोर्शन, यहां पे जो है आपको गोल्ड डिपॉजिट्स सिमिलर देखने को मिले। ठीक है बच्चे, पॉइंट को प्लीज नोट करते रहिएगा, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज सुनते रहिएगा। तो गोल्ड डिपॉजिट्स आपको सिमिलर देखने को मिले, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, समझ में आ गया? गोल्ड डिपॉजिट्स आपको सिमिलर देखने को मिले। पॉइंट नंबर 5 आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है, सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉरस एंड लेस्ट्रोसॉरस फॉसिल्स, मेसोसॉरस एंड लेस्ट्रोसॉरस फॉसिल्स, लेस्ट्रोसॉरस फॉसिल्स। ठीक है बच्चे, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेसोसॉरस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेस्ट्रोसॉरस। ठीक है, फॉसिल्स का मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है, फॉसिल्स का मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलाइट डिपॉजिट्स। और पॉइंट नंबर 4 आपका हो गया बच्चे गोल्ड डिपॉजिट्स। तो एविडेंसेस देखो कितने सारे एविडेंसेस हो गए, अरे ये क्या हो गया, कितने सारे आपके पास एविडेंसेस हो गए बच्चे, ठीक है। जिक्सॉ फिट हो गया सर, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है वहां पे हमें सिमिलर रॉक टाइप्स देखने को मिले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलाइट डिपॉजिट्स, सर गोल्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, कहां पे सर, झारखंड की जो स्वर्ण रेखा नदी है, एंड सर घाना का जो, सॉरी अफ्रीका का जो घाना है, ठीक है बच्चे, घाना प्लेस है। साथ में सर ब्राजील में भी हमें सेम वेन्स एंड सोर्सेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, ब्राजील में भी सर हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या सर, सिमिलर गोल्ड डिपॉजिट्स। जो ब्राजील में हमें देखने को मिल रहा है सिमिलरली हमें अफ्रीका एंड झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, यानी कभी ना कभी ये सर इंटरकनेक्टेड रहे होंगे। एंड पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉरस एंड लेस्टोसॉरस फॉसिल्स। मेसोसॉरस एंड लेस्टोसॉरस क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अब हम आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लास्ट पार्ट पे, दैट इज रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग गिवन बाय एल्फ्रेड वैगनर, रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग। चलो, एल्फ्रेड वैगनर से उस टाइम पूछा गया कि ठीक है आपने अपना नामकरण कर दिया, ठीक है, नामकरण यानी सर ये पेंजिया पेंथलासा वाला कहानी, एविडेंसेस भी दे दिए, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी दे दी सर, ठीक है, मुझे ये बताइए जो ड्रिफ्टिंग, ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या है एल्फ्रेड वैगनर जी, इस ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या है? तो एल्फ्रेड वैगनर ने दो रीजन दिए। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, ड्रिफ्टिंग का एक्चुअल रीजन क्या है कि सर एस्टेनोस्फेयर, उसमें लावा मैग्मा है, उसकी मूवमेंट हो रही है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ड्यू टू कन्वेंशनल करेंट्स, एंड उसकी वजह से आपका जो लिथोस्फेयर वाला पोर्शन है, जो सॉलिड वाला पोर्शन है, जो रॉक वाला पोर्शन है, जो लैंड वाला पोर्शन है, वो मूव कर रहा है। तो कॉन्टिनेंट्स आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स बच्चे आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन उस टाइम एल्फ्रेड वैगनर साहब को ये थोड़ी ना पता था, तो उन्होंने रीजन फॉर ड्रिफ्टिंग क्या दिया, उन्होंने पहला रीजन दिया बच्चे पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है, उन्होंने ये पहला रीजन ये दिया। दूसरा उन्होंने बच्चे रीजन दिया टाइडल फोर्स, ठीक है, दूसरा बच्चे उन्होंने रीजन दिया टाइडल फोर्स। अब याद रखना फ्लीइंग का क्या मतलब होता है, फ्लीइंग का मतलब होता है बच्चे भाग जाना, ठीक है, कि इस फोर्स की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके भाग रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा भैया एल्फ्रेड वैगनर साहब ने, ठीक है। टाइडल फोर्स यानी कि सर, टाइडल फोर्स यानी मून और सन की जो ग्रेविटी से
फोर्स लग रही है, ठीक है। आप उसको मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हो, बाकी टाइडल फोर्स क्या होती है मैं आपको डिटेल के साथ आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, जो हमारी उस क्लास होगी टाइड्स की, ठीक है, जो अर्थ का रोटेशन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, मून एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उससे आप इन चीजों को समझ सकते हो। फिलहाल के लिए दो फोर्स का नाम रट्टा मार लो, दैट इज पोलर फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको तो ये पता चल गया कि ये दो रीजन सर नहीं है ड्रिफ्टिंग के, ये दो रीजन तो नहीं है सर ड्रिफ्टिंग के, बिकॉज ड्रिफ्टिंग का जो रीजन आपने बताया है हम तो वो मान के चल रहे हैं, तो बच्चे यही रीजन सही है, ठीक है। एंड जो ये रीजन है इट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई इट इज द ड्रॉबैक, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कल को आपसे स्टेटमेंट में पूछे दैट पोलर फ्लिंग फोर्स इज अ ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल सही। टाइडल फोर्स इज अ ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल सही, ठीक है। एक्चुअल रीजन क्या है ड्रिफ्टिंग का, ये आप सभी को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बच्चे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने तीन पार्ट में करी। सबसे पहले बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन हमने बच्चे क्या देखा, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, हमने बच्चे क्या देखा, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, देन बच्चे हमने देखा एविडेंसेस वाला पोर्शन, देन बच्चे हमने क्या देखा, एविडेंसेस वाला पोर्शन, जिसके अंदर मैंने आपको 5 एविडेंसेस लिखवाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बच्चे हमने देखी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। एंड उसके बाद हमने दो ड्रॉबैक देखा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको क्या पता होना चाहिए सर, व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सर ये मतलब होता है। देन सर ये कहानी कहां से आ रही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, एंटार्क्टिका वाला पॉइंट आपको याद आना चाहिए। देन सर रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग, ये आपको याद आना चाहिए। देन सर ये सिंगल लैंडमास को पेंजिया कहते थे, ओशियन वाले पार्ट को पेंथेलासा, मूवमेंट हुई सर, पेंजिया दो भाग में टूट गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, बीच में समुद्र आ गया सर, दैट सी। ड्यूरेशन क्या है सर इसकी, लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात चल रही है सर। एविडेंसेस क्या है सर इसके, जिग्स ऑफ इट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के कोस्ट पे सिमिलर रॉक टाइप, सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स, ठीक है, समझ में आ गया सर जी। कोल डिपॉजिट्स, कोल डिपॉजिट्स, झारखंड एंड अफ्रीका, ब्राजील भी आप यहां पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर गोल्ड डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस एंड लेस्ट्रोसोरस फॉसिल्स। मेसोसोरस एंड लेस्ट्रोसोरस क्या होता है, ये बच्चे आपके लिए HW है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे रीजन फॉर ड्रिफ्टिंग गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, दैट इज पोलर फ्लीइंग फोर्स, फ्लीइंग मतलब बच्चे भाग जाना, एंड टाइडल फोर्स जो आपको कहीं ना कहीं मून सन की ग्रेविटी और अर्थ का रोटेशन भी जो भी उसमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये उसके हो गए ड्रॉबैक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच। सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्लो मूवमेंट ऑफ द लैंडमास, बिल्कुल सही, लैंडमास यानी सॉलिड वाला पोर्शन, स्लो मूवमेंट, ठीक है बच्चे, स्लो मूवमेंट, बिल्कुल सही सर, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फ्रेड वैगनर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है। एंड आर्थर होम्स इज एसोसिएटेड विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, की सर उसमें टेम्परेचर वगैरह कैसे बढ़े। लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड आर कंसीडर्ड टू बी अ लैंड पोर्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट, 33 सीट्स में, ठीक है। यानी सर यहाँ पे मैंने आपको बताया जब पेंजिया टूटा तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड आपका लैंड पोर्शन था, उनके बीच में 33 सी बनी, ठीक है। तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड आर कंसीडर्ड टू बी अ लैंड पोर्शन एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट 33 सी इज मेड, ठीक है सर, बिल्कुल सही। एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंक्लूड्स जिग्स ऑफ इट एंड टिलाइट डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही बच्चे, पांचों में से कोई भी एविडेंस आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सर ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पहला करेक्ट है, ठीक है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा, अरे चौथा भी तो करेक्ट है, अरे ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, खाली दूसरा और तीसरा करेक्ट है, बिल्कुल गलत, गलत। ऑप्शन नंबर सी में 1 2 4 करेक्ट है, ऑप्शन 3 को छोड़ दिया, 3 भी तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, तो सर नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहां पर all statements all statements all statements are correct, all statements are correct, ठीक है बच्चे। एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पर और लिख लेंगे, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है, दिस इज योर अफ्रीका, इनके बीच में बच्चे आपको क्या मिलेगा, इनके बीच में आपको कौन सा ओशियन मिलेगा, बता दो कोई, इनके बीच में बच्चे आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, याद रखना एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अटलांटिक ओशियन,
समझ गए? अटलांटिक ओशियन। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मुझे 1 मिनट दो, मैं आपका पूरा इसमें रिवीजन कराता हूं। सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब इट इज समवेयर एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, स्लो मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। 1912 के अंदर अल्फ्रेड वेगनर साहब ने अंटार्कटिका में उन्हें फॉसिल्स मिले। उन्होंने जो फॉसिल्स उन्हें मिले वो वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां के नेचर के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने वहां से दिमाग लगाया एंड थ्योरी दी कि कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं। मैंने डिटेल के साथ आपको लेक्चर की शुरुआत में समझाया। ठीक है, रीजंस फॉर द मूवमेंट, सर लावा मैग्मा ड्यू टू हाई टेम्परेचर उनकी मूवमेंट हो रही है। सर कहां पे? एस्टेनोस्फीयर में। मूवमेंट क्यों हो रही है सर? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई एनर्जी, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंगल लैंडमास का नाम था सर पैंजिया, ओशियनिंग पार्ट का नाम था सर पैंथलासा। मूवमेंट के बाद पैंजिया टूटा दो भाग में, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। उनके बीच में बनी सर टेथेसी। ड्यूरेशन चली है 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। एविडेंसेस सर हमने देखा, इसका क्या साक्ष्य, इसका क्या प्रूफ है सर? जिक्स ऑफ इट सर, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के जो कोस्ट लाइन है वहां पे सिमिलर रॉक टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल झारखंड की स्वर्णरेखा नदी एंड अफ्रीका का घाना, ऑफ कोर्स ब्राजील आल्सो, साउथ अमेरिका का ब्राजील। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉरस एंड लेस्टोसॉरस फॉसिल्स। मेसोसॉरस एंड लेस्टोसॉरस क्या होता है सर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ठीक है, रीजंस फॉर ड्रिफ्टिंग गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर आल्सो कंसीडर्ड एज द ड्रॉबैक बिकॉज़ द रीजंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर पहला रीजन पोलर फ्लीइंग फोर्स, फ्लीइंग मतलब भाग जाना है, दूसरा सर आपका टाइडल फोर्स। क्वेश्चन भी बच्चे मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में कौन सा ओशियन है? दैट इज अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मुझे एक क्लास लगेगी बच्चे आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 along with क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं 2 से ढाई घंटे की एक छोटी सी क्लास लूंगा, उसके अंदर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो लिथोस्फीयर है वो आपको लगभग 5 से 6 क्लासेस के अंदर इन डिटेल्ड प्लस क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चे आप प्लीज मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर सर का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करिए, बिकॉज वो बहुत बच्चों की लाइफ चेंज कर रहा है। मेरी भी उस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ने मेरी भी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, आज अगर मैं यहां पर बैठा हूं आपको पढ़ाने के काबिल हूं तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंडक्टेड बाय मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर सर। ठीक है, उस प्लेइंग सेकंड इनिंग्स फॉर आवर फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है बच्चे, चलो हैंडआउट्स प्लीज पढ़ते रहिएगा। जीएस में सिर्फ एक काम करो, क्लासेस देख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं एक बार खुद से भी अप्रोच लगाकर देखो। ठीक है, हैंडआउट्स पढ़ लो, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स की पीडीएफ बनवा कर दी है। हमारी डिजाइनिंग टीम में विक्रम, रोहित बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पीडीएफ को बनाने में। ठीक है बच्चे, तो जो भी आपको पीडीएफ मिल रही है दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स की, डिफेंस वेबसाइट्स की। कल एक आपको हैंडआउट मिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अच्छे तरीके से उतना कर लो, क्लासेस कर लो। हेल वीक फॉलो कर लेना, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 26 मार्च एंड इट विल एंड ऑन 2 अप्रैल। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूंगा 3 से 4। वो हेल वीक फॉलो कर लेना, ये क्लासेस फॉलो कर लो। हैंडआउट्स प्लीज पढ़ते रहिए। जी फॉर्म जो भी मैं अगर आपको टेस्ट दूं वो प्लीज पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रहा हूं उसको पढ़ते रहिए। बाकी मुझसे जो भी बन पाएगा मैं आप सबके लिए करूंगा, तो परेशान नहीं होना है। तो जितनी जल्दी मुझे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तब तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस इनसाइट्स, इसके जो हैंडआउट्स है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी का जो मैंने आपको हैंडआउट दिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सब कुछ आपको मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर सर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इन लेक्चर्स को बच्चे आप अच्छे से देखेंगे। कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कंप्लीट अर्थक्वेक, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है बच्चे, इतना आप इसको अच्छे से देख लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर एक बच्चे को जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। एंड प्लीज आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये क्लास तभी समझ में आएगी जब पहली 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस क्लास को तभी देखें जब पहली 2 क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। ठीक है, बाकी जो भी हैंडआउट्स है आज इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज का आपको हैंडआउट मिल जाएगा। एंड बैच वालों तुम लोग भी पढ़ते रहो। ठीक है, जल्दी टेस्ट लेने वाला हूं मैं। चलो, जय हिंद भाई सभी को।